तीव्रता का अध्यारोपण का सिद्धांत, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्यारोपण का सिद्धांत, या बहुल आवेशों के कारण किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता, एक ही बात है ना, किसी बिंदु पर बहुल आवेशों के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, या बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। इसी टॉपिक का दूसरा नाम क्या है, बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो, बिंदु आवेश के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र हमने कैसी मान ली, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सर मान लो एक Q1 आवेश है और यहाँ पे हम एक बिंदु आवेश ले लेते हैं, मान लो Q0, यहाँ पे Q1, ये Q1 के कारण इस Q0 पे बल किधर लग रहा है, इस दिशा में, लेकिन हमें आवेश नहीं लेना, वो तो परीक्षण आवेश होता है, उसको भूल जाओ। यहाँ पे एक पॉइंट P है, इसके कारण इसकी विद्युत क्षेत्रता कितनी है, किसी बच्चे ने बोला कि सर ये E1 है, चलो ठीक है, और E1 को भी हम वेक्टर में लेते हैं। किसी बच्चे ने बोला सर यहाँ पे एक और बिंदु आवेश है Q2, इसके कारण विद्युत क्षेत्रता किधर है, ये मान ली मैंने कितनी, E2 वेक्टर। ये सभी पॉजिटिव है ना, अगर माइनस में हो जाएंगे, नेगेटिव जाएगी दिशा, उनकी तरफ भी हो जाएगी, मैं सभी को प्लस ले रहा हूँ। किसी बच्चे ने बोला नहीं सर हमारे पास में एक और बिंदु आवेश है कितना, Q3, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्रता कितनी हो जाएगी, E3 का वेक्टर। इसी तरह से मैंने बोल दिया एक और आवेश हमारे पास में Q4, Q5, Q6, ऐसे करते करते हम N तक ले गए, तो ये Nवां बिंदु आवेश इस बिंदु P पर किधर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ये भी आपका धनात्मक है, तो ये भी किधर करेगा, बाहर की तरफ। आई थिंक क्लियर है। ऐसे मैंने क्या बना दिया, एक बिंदु आवेशों का निकाय बना दिया, जिसमें कितने बिंदु आवेश पड़े हैं, N बिंदु आवेश पड़े हैं। कितने बिंदु आवेश पड़े हैं, N बिंदु आवेश पड़े हैं। तो इन N बिंदु आवेशों के कारण इस बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्रता क्या होगी, तो हमें क्या करना है, इन सभी अलग अलग बिंदु आवेशों के कारण इस बिंदु P पर जितनी भी अलग अलग विद्युत क्षेत्रताएं हैं जो इन्होंने उत्पन्न करी है, उन सब का क्या आएगा, सदिश योगफल, उन सब का क्या आएगा, सदिश योगफल आ जाएगा यहाँ पे परिणामी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बिंदु आवेशों के निकाय के कारण, बिंदु आवेशों के निकाय के कारण, बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उस बिंदु पर अलग अलग आवेशों, अलग अलग बिंदु आवेशों या आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योगफल, तीव्रताओं के सदिश योगफल के बराबर होता है। देखो, अध्यारोपण का सिद्धांत हमेशा कहाँ काम में लेते हैं, सदिशों को जोड़ने के लिए काम में लेते हैं, बस अध्यारोपण का मतलब ही यही है। अध्यारोपण का सिद्धांत केवल वही काम में आता है जहाँ हम सदिशों को जोड़ते हैं। तो इस बिंदु P पे कौन कौन सदिश जोड़ने हैं, E1, E2, E3, En, तो हम डायरेक्ट परिमाण नहीं जोड़ेंगे, परिमाण के साथ साथ दिशा भी जुड़ती है। तो ये बोला गया है कि बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान उस बिंदु पर अलग अलग बिंदु आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योगफल के बराबर होता है। तो P पे मैंने क्या देखा कि EP वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया बेटा, यहाँ पे आ रहा है सर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर डॉट डॉट क्या हो गया, प्लस En वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक, प्लस क्या आ गया,
ई एन वेक्टर है। यही है बहुल आवेशों के कारण किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ऐसे निकालते हैं। अब हम इसको चाहे तो आगे फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं। कैसे? एक सिंपल फॉर्मूला बनाएं। Q1 से हम दूरी कितनी मान लेते हैं R1, Q2 से कितनी मान लेते हैं R2, Q3 से कितनी मान लेते हैं R3 और N से कितनी मान लेते हैं Rn। तो E1, E2, E3 का फॉर्मूला तो हमें पता लगी, यह भी किया हमने जस्ट के Q/R², और दिशा देने के लिए क्या लगा देंगे R1 केप, R2 केप, R3 केप, मल्टीप्लाई में कर देंगे। चलो मैं इसका जनरल फॉर्मूला यहाँ निकाल देता हूँ। ये तो हो गया स्टेटमेंट, कथन। ये तो अध्यारोपण के सिद्धांत का क्या आ गया, कथन। उसके बाद देखो ई पी वेक्टर इक्वल टू क्या आ रहा है, E1 कितना हो जाएगा, E1 हो जाएगा के Q1 डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर, और दिशा दे दो कितनी R1 केप। R1 केप किधर है, R1 केप इस दिशा में हो गई, ये R1 केप हो गया। R2 केप किधर हो जाएगा, इधर आप बना दो R2 केप, इधर क्या बना देते हैं हम R3 केप, और इधर बना देते हम क्या Rn केप। सिंपल सा है। तो दूसरा इसी तरह से क्या आ जाएगा कि Q2 डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर, ये तो आ गया परिमाण और ये आ गई दिशा, डॉट 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 क्या आ गया के Qn डिवाइडेड बाई Rn का स्क्वायर, और ये क्या हो गया Rn केप। बताओ देखिए क्या कॉमन आ रहा है, सर के कॉमन आ रहा है, और अंदर वापिस क्या Q1/R1 का स्क्वायर R1 के प्लस Q2 डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर क्या हो गया R2 के, प्लस डॉट डॉट यहाँ क्या बन रहा है Qn डिवाइडेड बाई Rn का स्क्वायर, और ये हो गया सर क्या Rn केप। क्लियर है? अब देखो हमारे पास में यहाँ पे सर जो काउंटेशन है वो 1 से स्टार्ट हो n तक जा रही है, इसको बोलते हैं विविक्त मान। और विविक्त मान के लिए आपको पता है जब विविक्त मानों को सबको जोड़ा जाता है तो हम यूज करते हैं सिग्मा या समेसन। तो मैंने यहाँ पे समेसन लगाया। अब समेसन में किस किस को जोड़ना है, n पदों को जोड़ना है। कहाँ से स्टार्ट करें हम, 1 से कर रहे हैं n तक जा रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया Qi, बदल कौन रहा है 1 2 3, तो Ri का स्क्वायर, और इधर भी कितना आ गया Ri केप। ये हमारे पास में एक जनरल फॉर्मूला आ गया। अब आप खुद ही वैल्यू रख के देख लो, ये वैल्यू वापस आ जाएगी। जब हम 1 पुट करेंगे आई, जहाँ जहाँ आई है Q1/R1 का स्क्वायर इंटू R1 के प्लस समेसन का मतलब प्लस लगाओ, फिर क्या रखो i इक्वल्स टू 2, तो Q2/R2 का स्क्वायर इंटू R2 के, फिर हम क्या पुट करेंगे 3, तो ये आ गया Q3 डिवाइडेड बाई R3 का स्क्वायर इंटू R3 के, प्लस लगाते जाओ और जोड़ते जाओ। नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक पर जो बेस्ट न्यूमेरिकल्स है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहना।